हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। आज हम एक और पेपर करेंगे जो पीएचडी हिस्ट्री का है और यूपी के अंदर ये पेपर आया हुआ है और ये 2015 से पहले का एग्ज़ाम है और हम इसको विद डिटेल करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा जो समूह है मोहनजोदड़ो की जो पशुपति की मोहर है उस पर अंकित है। तो ये दोस्तों व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी हैं। ये सेम क्वेश्चन भी एक बार पहले पीजीटी एग्ज़ाम यूपी के अंदर आ चुका है। सेम डिट्टो क्वेश्चन आया है। आपको ये याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है पशुपति की मोहर जो है मोहनजोदड़ो से मिलती है। सेकंड देखिए, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है वह कौन सा उपनिषद है जिसमें इसका वर्णन आया। तो ये जबालो उपनिषद है। और जबालो जो उपनिषद है दोस्तों, उसके अंदर 3 आश्रम बताए गए हैं। लेकिन जो छांदोग्य जो उपनिषद है दोस्तों, इसके अंदर 4 आश्रमों का उल्लेख है। ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जबालो उपनिषद में ये चीज़ आई है। थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो प्रस्थान त्रयी के अंदर दोस्तों भगवत गीता आएगी, उपनिषद आएंगे और ब्रह्मसूत्र आएंगे। भागवत जो है इसके अंदर नहीं आएगी। ये इन तीनों को जो है सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी बोला गया है। जो ये 3 अभी हमने मार्क करे हैं ये प्रस्थान त्रयी के अंदर आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फोर्थ देखिए, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है। तो ये दोस्तों महापरिनिर्वाण सूत्र है, क्योंकि जो बुद्ध की जब डेथ होती है तो उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो इस हिसाब से भी इसका आंसर हम याद रख सकते हैं। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है दोस्तों। ये मामल्लपुरम के जो रथ मंदिर है जो पल्लवों के टाइम में बने हैं, तो वहाँ पे गंगा अवतरण का हमें चित्र वहाँ प्राप्त होता है। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिए। तो ये दिए इन्होंने अर्ध मागधी के अंदर, या प्राकृत भी एक लैंग्वेज है जो वहाँ उसमें इसको अर्ध मागधी को प्राकृत भी बोलते हैं। क्योंकि चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ पर है दोस्तों। ये खजुराहो के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुष्पाद जो शिव की प्रतिमा है वो खजुराहो से मिलती है। और दोस्तों आप बिलीव मानिए, मैं जो क्वेश्चन ये डाल रहा हूँ ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। कोई भी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे एचटेट हो, कुछ भी हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये। निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था। चोल वंश के जो राजस्व अधिकारी को वरिपोतगक बोला गया है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक बार केयू यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पीजीटी का एग्ज़ाम, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीएचडी का एक एग्ज़ाम हुआ था एंट्रेंस का, उसके अंदर पूछा गया था। कई बच्चों ने गलत किया था जिसको नहीं पता था। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ पर थी। तो ये मदुरै थी। पहले और तीसरे पीठ की जो थी ये जो पीठ था ये मदुरै में था, और जो सेकंड का था वो कपाटपुरम अल्वे के अंदर थी। 10 देखिए, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या थी। कुर्रम दोस्तों कुछ ग्रामों के समूह को बोलते थे। और कुर्रम जो है ये वर्ड जो है वो जो प्रांतक प्रथम का जो उत्तर मेरु अभिलेख है उसके अंदर हमें ग्राम प्रशासन की मोस्टली जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है वो चीज़ भी। रुद्र देवी किस वंश की राजधानी थी। 11th क्वेश्चन है। तो ये वारंगल के काकतीय वंश की शासिका थी रुद्रमा देवी। इस पर काफ़ी मूवी बन चुकी हैं। 12th देखिए, उस गुप्त वाकटक रानी का नाम लिखिए जिसे अनुदान स्वरूप भूमि दी। तो अनुदान जो भूमि दी थी दोस्तों ये दी थी इन्होंने प्रभावती गुप्ता जो थी। ये वाकटक वंश की रानी थी, यानी कि ये प्रभावती गुप्ता जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और इन्होंने जो है उसका विवाह जो वाकटक वंश के रुद्रसेन सेकंड से कर दिया था। तो उनकी मृत्यु के बाद जो है खुद इन्होंने शासन संभाल लिया था जो प्रभावती गुप्ता है। और इन्होंने क्या है एक भूमि अनुदान वहाँ पे दिया था। और ये उल्लेख है गुप्त काल के टाइम का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी भी मुझे उस अभिलेख का नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो मैं कमेंट में लिख दूंगा अगर मुझे याद आएगा। 13 नंबर देखिए, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती हैं। तो गंगा और यमुना की जो आकृति हैं दोस्तों ये गुप्त काल के अंदर आई हैं। गुप्त काल के अंदर क्या है इनका मूर्ति रूप में इनको दर्शाया गया है। गंगा यमुना को गुप्त पीरियड की बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, ये नेट में आ चुका है। ये कन्नगली से उसकी प्रतिमा, ये कर्नाटक के अंदर है ये, और कन्नगली से ये प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट है ये। 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद्य की रचना की। तो ये दोस्तों तेलुगु में की थी, क्योंकि तेलुगु इनके टाइम में काफ़ी फेमस लैंग्वेज थी उस टाइम पे। और तेलुगु भाषा के अष्टदिग्गज यानी कि 8 जो कवि थे इनके दरबार में थे।
16 देखिए निम्नलिखित में से किसे धर्म महाराज की उपाधि जो है धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा स्वमेघ सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादन करने से सिद्ध होता है। तो दोस्तों ये प्रवरसेन की उपाधि थी धर्म महाराज, और बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा क्वेश्चन नेट में भी पाओगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन उसमें अभी तक नहीं आया है, लेकिन पूरे चांस है, क्योंकि वहाँ पे जो है उपाधियाँ वगैरह पूछी जाती हैं, हर बार आता है क्वेश्चन। ये अभी तक नहीं आया है। अगर इसको आप याद कर लेते हो तो ये नेक्स्ट टाइम भी आपके ज़रूर काम आएगा। और ये तुर्कों का आगमन दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है। जिल अल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है, तो ये बलबन से संबंधित है। जिल्ली अल्लाह जो है इसने ये विरुद्ध धारण किया था, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो भी हमारे एग्जाम होते हैं पीजीटी वगैरह के। हवी एचटेट के अंदर लास्ट ईयर आया हुआ है ये क्वेश्चन। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी, तो सबसे पहले इसने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें लास्ट वार और सबसे पहला वार जो किसी भी राजा ने लड़ा हो तो वो हमेशा याद रखने होते हैं। बीच का तो हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट हमेशा याद रखिए। तो इसने रणथंभौर पर सबसे पहले आक्रमण किया था। 19 देखिए, तुर्कान ने जो चहलगानी का सबसे पहले उल्लेख है वो किसने किया है, तो ये किया है फुतुहात उस सलातिन बुक है, इसके अंदर किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सारी जितनी यहाँ दी गई, इनके राइटर आपको पता होना चाहिए। 20 देखिए, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये दोस्तों इब्न बतूता ने किया है। इसके लिए हिंद और सिंध शब्द का यूज़ किया है इसने। और इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था, और इसको इसने क्या है वहाँ पे कुछ इस्लाम का कुछ बनाया था इसने, वहाँ पे इसको काजी नियुक्त किया था इसको। 21 देखिए, वली और अमीर के पदों को पृथक किसने किया था, दोस्तों ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। वली और अमीर के पद को अलग कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुल्तानगढ़ी जो है किसका मकबरा है, सुल्तानगढ़ी दोस्तों नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है। और आपको ये पता होना चाहिए, ये दोस्तों ये बनवाया था इल्तुतमिश ने, इसको बनवाया था, इम्पोर्टेंट है। और इल्तुतमिश को जो है मकबरों का पितामह कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया, तो अलाउद्दीन खिलजी को हराने वाला जो मंगोल सेनापति था ये तरगी था। इसको तरगी बेग बोला गया है, क्योंकि इसके बारे में अलग अलग राइटरों ने बोला है कि अलाउद्दीन ने इसको हरा दिया था। कई राइटर बोलते हैं कि अलाउद्दीन ने इसको घूस देकर वापस भेज दिया था, या कईयों ने बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को इसने हरा दिया था। तो ये तरगी था। और सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण जो हुए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुए हैं, याद रखना आपको। और टोटली जो विद्रोह हुए हैं, यानी कि सेनापति वगैरह जो भी अलग अलग स्टेट में थे, अगर उनकी बात होगी तो 33 के लगभग 34 के लगभग जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुए हैं सबसे ज़्यादा विद्रोह। लेकिन जब मंगोल विद्रोह की बात होगी, सबसे ज़्यादा मंगोल विद्रोह हुए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। सर्ब कर किस पर लागू होता था, तो ये दोस्तों जल आपूर्ति बनाए रखने पर ये लागू किया था। हुक्के सर्ब इसका पूरा नाम है, हुक्के ए सर्ब इसका नाम आपको याद रखना है, हुक्के सर्ब। ये लगाया था फिरोज़ तुगलक ने, फिरोज़ ने इसको लगाया था। और आपको ये याद रखना है कि ये 10% था। कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फ़कीरों के साथ बातें करता था या बातें की, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। ये आप इसको याद रख सकते हो। मुग़ल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था, तो ये इसने किया था साम्राज्य के वजीर के पद पर। सफदरजंग को किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता, तो ये दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने। और ये काफ़ी सॉफ्ट हार्ट का था, यानी कि आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। अकबर ने फरदंज की उपाधि किसे दी थी, तो ये राजा मान सिंह को दी थी। फरदंज का मतलब पुत्र होता है। 29 देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था, तो ये इब्राहिम खान गारदी था, जो पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया था। और ये इनका गोला विभाग, यानी कि जो बम वगैरह वर्षा वगैरह करते थे, तो उस विभाग से संबंधित था ये। बखर क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेट के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो ये इतिहास रचना का वर्णनात्मक एक साधन है, बखर बोलते हैं इसको। और ये मराठी का वर्ड है, आपको ये भी बता दूँ, ये मराठी का वर्ड है। और मराठी इतिहास को लेकर के ही इसका यूज़ किया गया है, बखर। किसके विरुद्ध शाहजहाँ ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था, तो शाहजहाँ ने लड़ा था करतारपुर का युद्ध गुरु हरगोविंद सिंह के टाइम में, यानी हरगोविंद सिंह के साथ हुआ था। और ये हुआ था इनका कुछ शायद 2 चीज़ों का जिक्र होता है, घोड़ों को लेकर,
क्योंकि एक कोई नौकर था, उसने घोड़ा जो इसका शाहजहाँ का था वो चोरी करके इसको गुरु हरगोबिंद सिंह को बेच दिया था। और कुछ एक जगह पे कबूतर की लड़ाइयों को, कबूतर वगैरह उड़ के इनके खेमे में आ जाता है, या बाज होता है, हाँ बाज को लेकर के लड़ाई होती है, बाज इनके खेमे में आ जाता है। तो ये गुरु हरगोबिंद जो थे उनको बाज वापस नहीं करते, तो इस वजह से भी कारण माने गए हैं। तो अलग अलग मत है इस चीज़ पे। 32 देखिए, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है। धार्मिक सामंजस्य के बारे में 12वां शिलालेख कहता है। ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पीजीटी जो हमारा ये अब यूपी का पेपर हम कर रहे हैं, इसके अंदर जो क्वेश्चन है ये तीनों पेपर के अंदर सेम क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन थोड़ा वर्डिंग चेंज कर दी गई है। वहाँ पे ये धार्मिक उसकी बात करता है, संप्रदाय वगैरह की बात करता है, और यहाँ पे सामंजस्य की बात कर रहा है, यानी कि धर्मों के संप्रदायों की। तो ये 12वें शिलालेख के अंदर उसका उल्लेख हुआ है भाईचारे वगैरह का। 33 देखिए, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन सा था। तो नादिर शाह ने दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लिया था, क्योंकि नादिर शाह जो था, आपको याद होगा, नादिर शाह जो था 1739 के लगभग भारत में आया था। दारासिको को मुल्हिद किसने कहा है। तो मुल्हिद ये औरंगजेब ने कहा है। मुल्हिद ये इसको इसलिए बोलता है मुल्हिद, ये शायद शत्रुता वगैरह या धर्म का कुछ धर्म के विरुद्ध कुछ इस टाइप से इसके जो सही मीनिंग बनेगा हिंदी में वो बनेगा, क्योंकि दारासिको जो है इसका बड़ा भाई था, और औरंगजेब जो है इसको मार कर या इसको हरा कर सत्ता हथिया लेता है, क्योंकि दारासिको सबसे बड़ा होता है। तो ये आप याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वान की सहायता से दारासिको द्वारा तैयार किया गया उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है। तो ये है सिर्रे अकबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीट होता रहता है। मिर्ज़ा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी। तो ये की गई थी जयसिंह को। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान ए शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था। तो ये भेजा गया था बिशन दास को, और इसने जो है ईरान के शाह अब्बास का चित्र बनाया था, और हूबहू बिल्कुल डिट्टो बना दिया था इन्होंने, नकल बिल्कुल डिट्टो कर दी थी। अंग्रेज़ अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर ले लिया था। तो ये फ्रांसिस डे था दोस्तों, और ये 1639 डेट आपको याद रखनी है कि पट्टे पर कब लिया और किससे लिया। चंद्रगिरी के शासक से लिए, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, घुमा दिया जाएगा आपको क्वेश्चन। 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्य केंद्र नहीं था। डच, तो डचों का हुगली नहीं था, मसूलीपट्टनम था, करिकाल जो है बालासोर था। तो इम्पोर्टेंट आपको ये चीज़ याद करके जानी है कि इसका केंद्र कहाँ पे था और किसके पास कौन सा प्रदेश था। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में ली थी। तो ये 1765 में ली थी। बक्सर के युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की संधि होती है उससे संबंधित है ये। 41 देखिए, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो ये हुआ था मुथु लक्ष्मी जो रेड्डी हैं, इनके प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपको फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो जो आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं हमेशा आपको याद रखिए, आप इनके नोट्स बनाइए, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और आप इनको क्या एक बार देख के याद नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको भूल जाएंगे महीने बाद। तो इम्पोर्टेंट है ये, लिखते रहिए इनको। बेसिन की संधि 1802 किस किस के बीच में हुई थी। ये हुई थी अंग्रेज और पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच। 1857 क्रांति के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था। तो ये था मौलवी अहमद उल्ला जो था। 1857 क्रांति के अंदर इसने जिहाद का नारा लगाया था। इम्पोर्टेंट है ये। 19वीं शताब्दी के सामाजिक आंदोलन जो धार्मिक आंदोलन थे उनसे संबंधित क्वेश्चन है। 44 देखिए, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये की थी स्वामी शिवदयाल साहब, जो आजकल राधा स्वामी सत्संग बड़ा फेमस है हमारे यहाँ पे भी। तो ये शिवदयाल साहब थे, इन्होंने इसकी स्थापना 1861 में की थी। डेट भी इम्पोर्टेंट है, और आगरा में की थी, ये भी याद रखिए आप। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये इन्होंने आगरा के अंदर स्टार्ट किया था। ये चीज़ जो राधा स्वामी सत्संग है, इन्होंने आगरा में इसकी शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट है ये। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये बम्बई में हुई थी 1875 के अंदर। डेट भी याद रखिए। और इन्होंने 1877 के अंदर इसको मुख्यालय जो है चेंज कर दिया था, और लाहौर उसका मुख्यालय इन्होंने 1877 के अंदर बना दिया था। इंपॉर्टेंट है ये। 2 साल बाद 46 देखिए, 1888 में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी टी माधव राव ने। प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन जो हुआ था 1888 के अंदर, जो अधिवेशन था मद्रास का। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित हुए हैं? तो ये हुए हैं वेसर शैली के अंदर। चालुक्य और होयसल मंदिरों की इम्पोर्टेंट है ये भी चीज़ कि वेसर शैली जो है दोनों शैलियों का मिश्रण है। जो नागर और द्रविड़ का मिश्रण जो है उसको वेसर बोलते हैं। वेसर शैली को जो है खच्चर शैली भी बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गधे और जो घोड़े का मेल है उसको खच्चर बोला गया है। इसको वेसर शैली को भी खच्चर शैली बोला गया है। 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित इनमें से नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे क्योंकि इन्होंने खुद अपनी एक संस्था बना रखी थी। तो वो 1886 के अंदर कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाती है। शायद उसका नाम राष्ट्रीय कुछ इस टाइप से, राष्ट्रीय आंदोलन, जो मुझे अभी सोशल रिफॉर्म कुछ इस टाइप से था, आप उसका नाम ज़रूर देखना। लेकिन मुझे इतना याद है कि 1886 में मर्ज हुई थी इनके साथ और उनका उस टाइम अलग से अधिवेशन चल रहा था इसका, तो ये शामिल नहीं हो सके थे। 49 देखिए, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो स्वराज शासन का आंदोलन क्या लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना मेन मोटिव था इनका। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों स्वीकार किया? तो ये लखनऊ समझौते के अंदर स्वीकार किया था। क्यों नहीं ये को स्वीकार कहाँ किया था? तो 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था, ये सबसे बड़ी भारी भूल मान जाती है कि कांग्रेस ने इसको यहाँ पे स्वीकार कर लिया था। अगर ये स्वीकार ना करते इस टाइम पे तो ये मुसलमानों को थोड़ा दबा के रख सकते थे। तो ये बड़ा फॉल्ट था यहाँ पे। 51 देखिए, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी 1861 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861। और यहीं से ही आपको मैं क्वेश्चन और कर देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले जो है विभाग वगैरह बनाने की भी यहीं से शुरुआत हुई थी। 1861 का जो अधिनियम है, यहीं से ही विभाग बनने स्टार्ट हो गए थे। और शिक्षा विभाग जो बना था, शिक्षा विभाग के बारे में आप याद रखिए, आ सकता है कहीं भी क्वेश्चन। शिक्षा विभाग जो 1910 के अंदर बना था, तो याद रखिए ये चीज़। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो ये हुआ राजेंद्र प्रसाद, जो कि पट्टाभी सीतारमैया को ये हरा देते हैं। और गांधी जी जो हैं पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार मानते हैं और इस वजह से जो है जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो त्यागपत्र देते हैं और राजेंद्र प्रसाद वो नियुक्त हो जाते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। संकलिपि के लेख जो है निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं? तो ये बरहूत से प्राप्त हुए हैं। संकलिपि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकलिपि के लेख जो हैं बरहूत से मिलते हैं। जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचारण किसने किया? तो ये किया था रामकृष्ण परमहंस ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। जीव शिव है, ये रामकृष्ण परमहंस ने सिद्धांत का प्रचलन किया था। किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए? तो ये नचना कुठार के अंदर रामायण के दृश्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा दोस्तों। अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? तो ये है गुफा संख्या 16 के अंदर और कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जॉन लॉरेंस जो है इस नीति से जुड़े हुए हैं। 58 निम्नलिखित में से कौन सा जो बंदरगाह है पोडुके नाम से दी परिप्लस ऑफ द अथेनियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो ये अरिकमेडू को जो है इसने पोडुके बोला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो ये दी परिप्लस ऑफ एथेनियन सी है, इसका लेखक जो है अज्ञात है, यानी कि इसके राइटर का पता नहीं है। कोई यूनानी लेखक था लेकिन उसका नाम हमें नहीं मिलता। अज्ञात लेखक इसका आंसर आएगा। दक्षिणी भारत के में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है? तो दशरथ जातक का जो शिल्पांकन हमें प्राप्त होता है, दशरथ जातक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नागार्जुन कोंडा में इसका शिल्पांकन हमें प्राप्त होता है। निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? तो चैतन्य के जो अनुयायी थे इनको विष्णु का अवतार मानते थे। जाति मीमांसा के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों श्री नारायण गुरु हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बगलाई की जो मुद्राएं हैं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त होती हैं। जवाबित क्या थे? तो ये दोस्तों राज्य कानून थे। तो ये हमारे जो है पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था और इसकी डेट मुझे भी नहीं पता है कि इस पेपर की डेट क्या है, कब हुआ एग्ज़ाम है, लेकिन ऐसा है कि ये बहुत पहले पेपर हुए हैं, यानी कि 2010 से पहले का ये एग्ज़ाम है। क्योंकि अब 25 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 63 दिए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं अभी जो है आरपीएससी वगैरह के पीजीटी के सभी पेपर यहाँ पे डाल दूँगा। और जिसने दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा है, जिसको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।